मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलू बसंत ऋतु माजे। इनके जो गीतों के कंटेंट हैं इन पे मेहनत नहीं हो रही है। हालांकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके कंठ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जब कंटेंट सुनो तो वहां पे लगता है यार कि इसमें कहीं बीट वाली बात भी तो आनी चाहिए। अगर आपके मिलियंस व्यूअर्स हो गए तो आपको लगता है पे भी सफल हो गया। ऐसी ऐसी मान्यता हो गई है व्यूअर्स से गीत की क्वालिटी नहीं आप नाप सकते हैं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे परिवार चाहता है कि हम डॉक्टर के नज़दीक रहें। और इससे यहाँ आते आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आदमी यहाँ जिंदा पहुँचे। आजकल बहुत सुविधा हो गई है तो बहुत कलाकार निकल कर आ रहे हैं। आपको कहीं लगा कि उसमें क्वालिटी भी गिर रही है थोड़ी सी? यख पहाड़ों जड़ू वेगे भारी। गांव में जाते रहें, बुजुर्गों से बात करते रहें, वहीं से उनको शब्द भी मिलते हैं गढ़वाली के। उन शब्दों से बुना हुआ जब कोई गीत वो प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का उस पर ध्यान आकर्षित होगा। नमस्कार, प्रणाम, सेवा सौंधी आप सभी लोगों ते। और आज मेरू बहुत बड़ू सौभाग्य है कि मैं हमारा गण रत्न हमारा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का सम्मुख बैठी छो। और ये से बड़ू मेरू कोई सौभाग्य नहीं वे सकूँ आज दिन तक, किला कि जबर बेटी में पैदा हुई छो। और आज दिन तक अगर हमार उत्तराखंड को कोई त्योहार होलू, उत्तराखंड की कोई बात होली, तो वह नरेंद्र सिंह नेगी जी का गानों से हम ज्यादा परिचय छा। हम उन्हें देखियो नहीं देखियो, पर गानों का द्वारा हमसे सब पता चल दू कि बसंत है गे हपार मेरा मुल्क जैल्यू। मतलब ऐसे ऐसे गाने हमारे नेगी जी ने गाए हैं कि अगर किसी ने उत्तराखंड को नहीं भी देखा है तो वो उत्तराखंड को समझ सकता है, महसूस कर सकता है आदरणीय नेगी जी के गानों से। तो मेरा सौभाग्य है, मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से नेगी जी से मिलवा रही हूँ। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हम सभी का सौभाग्य है। तो आदरणीय नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपके श्रोताओं दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। बचपन से आपके गाने सुने हैं तो आपसे मिलना किसी मतलब कोई सपना पूरा होने जैसा है आज तो। और आप थोड़ा सा अपने सफर के बारे में कि आज आपने इतने दशकों से आपने उत्तराखंड के लिए गाया है, उत्तराखंड के जनमानस के लिए आप लोक गायक, अगर मैं सही मायने में बात करूं तो शायद आपसे बड़ा, आपके बराबर कोई लोक गायक ही नहीं है उत्तराखंड में। तो कैसे देखते हैं आप अपने इस सफर को, कितने संतुष्ट हैं आज आप इस चीज से? हाँ, मैं काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में हूँ, इस लाइन में हूँ। और सन 1974 में मैंने पहलू गीत लिखी। अच्छा। सरा बच गया गुण माँ रूढ़ी कुटन माँ यूंद पीसी भी दैनी में आर सदनी। तो ये मेरी पहली रचना थी 1974 में लिखा। और 74 से फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आज 50 साल, मुझे जुलाई में 50 साल हो जाएंगे, जुलाई 24 में। तो अब आप ये लगा लीजिए कि इतना लंबे अरसे तक लगातार गीत लिखते रहना और गाते रहना, ये बहुत कम कलाकारों को ऐसा मौका मिलता है। और मैं निरंतर इस फील्ड में जब घुसा तो फिर मैंने इस लाइन में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं अपने एक दिशा पकड़ ली, तो फिर उसमें लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। 1976 में मैं आकाशवाणी लखनऊ से गीत गाने लगा। केशव दास अनुरागी जी वहाँ प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने मुझे फोरम दिया, उन्होंने मुझे वहाँ पे कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में गाने के लिए कहा कि तू यहाँ गा। और तब मैं 76 बटी में आकाशवाणी लखनऊ बटी गीत गाऊँ छो। फिर 78 में नजीबाबाद केंद्र खुल गए, तब हम लोग ट्रांसफर हो गया नजीबाबाद, तब अब नजीबाबाद बटी गाए। तो नजीबाबाद बटी बहुत साल तक गीत गाना और लोगों को मनोरंजन करना। और अब वो वे के बाद फिर 82 में मैंने पहली कैसेट में बनाई
82, 90, 1982 में पहली कैसेट आए। वैसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी की कैसेट से तो एक बार फिर मैं कैसेट बना, और अब कैसेट को फॉर्मेट भी खत्म हो गई। अब जो सोशल मीडिया तो अब लेकिन सोशल मीडिया चीज बदलना छन, लेकिन हमारी उम्र बढ़ती जानी चाहिए, और अब मैं 74 को हो गया, और अब वह एनर्जी भी नहीं रही कि मैं बहुत ज़्यादा गीत लिख सकूँ। तो कभी 6 महीना में, साल भर में एक आध गीत कभी अजान दिमाग में लिख दे दूँ और सोशल मीडिया में डाल दे दूँ तो लोग खुश हो जाते। जैसा आप बता रहे हैं कि आप ने कैसेट का दौर देखा, सीडी का दौर आया, पेन ड्राइव का दौर आया, रेडियो, टीवी, अब यूट्यूब है, इंस्टा है, तो ये सारे जो बदलते हुए दौर है, आप साक्षी हैं इस चीज के, इतने सालों से, इतने वर्षों से आपकी तपस्या है, मैं तो कहूंगी। तो आपको तब का दौर अच्छा लगता था या अब का, ये क्या फर्क है, कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, हर दौर की अपनी खासियत है, हर दौर की अपनी खासियत है, और वो दौर भी अच्छा था, आज का दौर भी अच्छा है। आज को अच्छा इस मायने में कह सकते हैं कि आज हर बच्चे के लिए जो इस फील्ड में आना चाहता है, गाना चाहता है, जिसके अंदर टैलेंट है गीत लिखने का, गीत गाने का, डांस करने का, एक्टिंग करने का, तो उनके लिए मौके हैं। आप किसी को इसमें रोका नहीं जा सकता। पहले हम लोग कैसेट कंपनियों पे निर्भर थे, और कैसेट कंपनियां जो हैं उसी को लेती थी जिसका नाम हो चुका है। नयों को मौका वहां नहीं मिलता था, नए कलाकारों को। तो यहाँ पे अब सोशल मीडिया में तो जी आप गृहिणी हैं, आप भी गा सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकर हैं, आप भी गा सकते हैं, आप प्राइवेट हैं, आप भी गा सकते हैं, विद्यार्थी हैं, आप भी गा सकते हैं, बच्चे हैं, आप भी गा सकते हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, उनको भी मौके मिले हुए हैं, वो भी अपना रील बना रही हैं, गानों में नाच रही हैं, गा रहे हैं। तो अब व्यापक हो गया है और सोशल मीडिया बहुत दूर दूर तक पहुंच गया है, और सबके लिए इसमें उपलब्ध है सोशल मीडिया। तो अब कलाकारों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ गई, बहुत ज्यादा कलाकार हो गए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्हीं में से टैलेंट निकलेंगे, इन्हीं में से हीरे निकलेंगे, और वो जो है इस हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक गीतों, लोक संगीत की, इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक दिन वो भी इस फील्ड में जो है अपना नाम कमाएंगे। आपके बाद जिन लोगों ने गाना गाया, तो कई लोग हैं, कई हैं, मैं भी खुद हूँ कि हम कहेंगे हमारे प्रेरणा तो आप ही हैं। तो आपकी कभी, जब आपने शुरू किया, शुरू का दौर, तब इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतना कोई जानता भी नहीं था, जानकार नहीं था, तब आपको संघर्ष भी बहुत रहे होंगे, जो मुझे लगता है। तो कैसे संघर्ष थे और कौन आपकी प्रेरणा थे, कैसे आपके अंदर ये चीज आया, इनबिल्ट था? मैं ऐसा था कि हमारे गांव में, मैं पौड़ी गांव में हूँ, वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी शिक्षा हुई। तो मैं जब मेरे पिताजी फौजी थे, तो फौजी स्वर्गीय उमराव सिंह नेगी नायब सूबेदार थे, वो रिटायर, बहुत पुराने जमाने के रिटायर थे। मेरी माँ समुद्रा देवी, तो मैं उनके परिवार में पैदा हुआ पौड़ी गांव में, और वहाँ पे जो एक परंपरा है जो आज तक चल रही है पौड़ी गांव की, वहाँ पे लोग एक जमाने में बसंत पंचमी से लेके और बिखोत बैसाखी तक गीत गाने की परंपरा है, जो पारंपरिक गीत गाते थे, थड़िया, चौफला, चुमेलो, ये गीत गाने की परंपरा है हमारे गांव में। तो मैं सुनता रहता, बचपन से मैं उन गीतों को सुनता रहता था। अब धीरे धीरे वो कम हो गई, लेकिन आज भी बिखोत के दिन, बैसाखी के दिन, वो गांव की औरतें आती हैं और हर आंगन में गीत लगाती हैं। आज भी है वो परंपरा, जिंदा रही है। तो वहां पे वो गीतों की धुनें, वो गीत, वो मेरे दिमाग में बचपन से बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वही महिलाएं, उनमें मेरी माँ बहनें भी थी शामिल, तो वही मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। फिर हमारे जो पारंपरिक लोग हैं, जैसे औजी हो गए, है ना, जागरी हो गए, ये आपके बेड़ा बेड़ी, बद्दी बदेड़ बोलते हैं इनको, इनके गीत,
तो हम उनको सुनते बड़े हमारे लिए तो बड़ा कौतूहल से हम उसको देखते और सुनते थे। उसमें वो लोग, उनसे भी प्रेरणा मिलती थी, इनसे भी प्रेरणा मिलती थी। और फिर हमसे जो पुराने लोग थे, जैसे चंद्र सिंह राय जी के गाने आते थे रेडियो में, हम उनको सुनते थे। हिट बददा सरासरी देते हलमा जाना, तब तक हमने गीत लिखने शुरू नहीं किए थे। तो हम लेकिन उनको सुनते थे। जीत सिंह नेगी के तू हलवीरा उचिल सी डांडियों में घसियारी का भीष्मा, तो ये थे। उधर कुमाऊं से मोहन उप्रेती, नईमा खान थे। इधर जीत सिंह नेगी जी बहुत लंबे समय से इसमें गाए थे। और भी बहुत सारे कलाकार जो हमसे पहले के कलाकार, जिन्होंने जो है इस चीज में को रेडियो के माध्यम से आगे, तब तो वो भी नहीं था उनके ज़माने में, कैसेट का ज़माना नहीं था, वो रेडियो के माध्यम से गाते थे। तो इन लोगों को सुन के भी हम प्रेरित हुए कि यार हमें भी गाना चाहिए, हमको भी लोक संगीत की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वैसे मैं पहले तबला बजाया करता था, लेकिन बाद में फिर मैं तबले से इसमें आ गया, लोक संगीत के क्षेत्र में आ गया। फिर मैंने किताबें बहुत पढ़ी, पुराने लोगों की लिखी हुई किताबें, उनके गीत, पर लोक संगीत पे जो भी मुझे मिला मैंने पढ़ा और मैंने कहा अब इससे आगे बढ़ा जाए। और फिर मैं गीत लिखने मैंने शुरू की। तो ये मेरा सफर उसमें रहा। और इसमें बहुत सी लोगों का हाथ है। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे परिवार के लोग भी बहुत खुश होते थे जब मैं गीत गाता था, रेडियो में सुनता था। मेरे पिताजी भी फरमाइश भेजते थे मेरे गीत की। अच्छा। हाँ, भेजते थे। और जिस दिन अगर फरमाइश गीत पूरे नहीं हुए उनके, तो फिर वो गालियां भी देते थे रेडियो वाला को। हाँ। पर ये बड़ी बात है कि मतलब पिता से ऐसा मिलना आशीर्वाद ही है पिताजी का। पूरा परिवार का रहा। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उनको साथ ले जाता हूँ और प्रोग्राम भी करता हूँ। और अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बहुत लंबे दूरी के प्रोग्राम नहीं कर पाता हूँ, नजदीक कर लेता हूँ। एक चीज है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने उत्तराखंड के जिस गांव में नहीं गई, जो विधा नहीं देखी थी, सब आपके गानों के माध्यम से सुना है। जैसे टिहरी डूबल पे आपने इतना ऐसा सचित्र वर्णन किया कि हम, मेरी जो मायका है वो टिहरी से है। अच्छा। और मेरी माँ का जो मतलब मेरा ननिहाल है वहीं में पैदा हुई थी, और वो मतलब वो भी उसमें समा गया। हाँ। तो मम्मी रोती थी झील में। हाँ। जब आपके मतलब गाने, तो वो मतलब आपके ही एक वो उन लोगों को रोना स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने एक जीवन काटा है उस धरती पे, उस जगह पे। उनके खेत, उनका घर, उनके पंडेरे, उनके धारे। अब यहाँ पे एक जीवन, एक लंबा जीवन जिन्होंने काटा होगा, अगर उनसे कहा जाए कि भाई उठो यहाँ से, हटाओ यहाँ से, यहाँ झील बनेगी, यहाँ बिजली के, तो उनका दर्द तो मैंने महसूस किया जब मैं 82 में मैंने गाना लिखा था। तब डूबा नहीं था टीवी, लेकिन सर्वे चल रहा था। और तब मैंने महसूस किया बैठे बैठे, मैंने कहा एक दिन ये इनके घर, इनके गांव, इनके खेत खलियान, ये सब झील के अंदर डूब जाएंगे और इन लोगों को कहीं और बसाया जाएगा, एक नई जगह में, एक नए उसमें। लेकिन ये कल्चर जो है वो खत्म हो गया। तो ये विडंबना है कि विकास के लिए इतना बड़ा बलिदान लोगों ने दिया या लोगों से लिया गया बलिदान। तो उस पर मैंने भी गाना भी लिखा, जैसा आप कह रहे हैं, सन 82 में लिखा। तो टीरी के जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत रोते थे। मैंने टीरी में बहुत प्रोग्राम किए। मैं 4 साल तक मैंने टीरी में सर्विस की। मेरा ट्रांसफर जब वहाँ हुआ 82 से, और 4 साल तक 86-87 तक मैं टीरी में रहा। जी। तो ये कैसे मतलब ऐसे कैसे किया आपने, क्योंकि वो डूबा तो बहुत बाद है, जब आपका गाना आया उसके बहुत बाद। और मुझे लगता है कि कोई टिहरी में रहने वाला मतलब वो भी इतने अच्छे से उसका चित्रण नहीं कर सकता था जैसे आपने किया। ये तो सर्वविदित है ना कि जब डैम बन रहा है और ये इलाके खाली किए जा रहे हैं, इनके सर्वे चल रहा है, आज सर्वे चल रहा है, अब कभी ना कभी इसको डूबना है। तो ये डूबेगा और यहाँ झील बनेगी, फिर वो पानी जो है
वो टनल उसमें जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब कुछ तो जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, अब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे वो प्रोसेस पता है ना। तो ये सब कुछ मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है। ये नाम तो रुकता नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा जी तो बहुत लंबे समय से करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, है ना। राम नहीं रुका, बीच बीच में उनके आंदोलन भी चलते रहे, लेकिन डैम नहीं रुका। उससे बहुत पैसा गवर्नमेंट लगा चुकी थी, और फिर विदेशी रूस ने भी उसमें बड़ा कोऑपरेट किया है। तो ये तो होना ही था और ये हुआ। और आज जो है वहाँ पे एक झील है, और झील के नीचे न मालूम कितनी यादें हैं, कितने लोगों के सपने हैं उसमें डूबे हुए। तो ये आपके, खैर मैं तो कहूंगी एक आपके अंदर एक अद्भुत कला है कि आप जिस चीज को करते हैं, आपने ऐसे ही बहुत सारे आपने ऐसे गाने गाए हैं। उत्तराखंड आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है आधा जोश आधा आंदोलन तो आपके गानों से जगा है। हम बहुत सुनते थे, स्कूल हमारी भी रैलियां चलती थी, हम भी उस समय तो हम खूब आपके गाने, पूरा कैसेट बनाया था 8-9 गीत। बिल्कुल। और मुझे लगता है आज तक कभी कोई इस तरीके का कोई कर भी नहीं पाया, जो जहां तक मेरी याददाश्त है, पर मैं देखती हूँ। तो अब उत्तराखंड के आपके गाने, तो वो भी एक ऐसा सजीव चित्रण था, ऐसा लगता है गाने सुने तो लगता है आज भी वही माहौल है, वही सब चल रहा है। लेकिन जिन चीजों को लेके हम उत्तराखंड में हमने ये सब किया, आपने जो अपनी कलम से आपने लेखनी का जो इतना सदुपयोग किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बेमानी सी थी, आज वो सब चीजें नहीं है। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमियां रह गई? देखो, यहाँ तो हम पहाड़ के लोगों का तो ये ऐसी नियति हो गई है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो आंदोलन से ही मिला है। बिल्कुल। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, बिल्कुल, बिना आंदोलन के किसी ने दी नहीं, आंदोलन करना पड़ा जबरदस्त। चाहे राज्य हो, राज्य का आंदोलन तो सभी जानते हैं कितना भयंकर आंदोलन हुआ था, कितने लोग शहीद हुए इसमें। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकार की आंखें खुलती हैं और सरकार कुछ कभी देती है, कभी नहीं भी देती है। तो ये नियति है हम पहाड़ियों की कि हमें बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता है। तो इसे यहाँ के लोगों को समझना चाहिए। आज भी रोजगार के मामले हैं, आज भी जल जमीन जंगल के मामले हैं जो अनसुलझे पड़े हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो अभी मैंने देखा है कि हमारे पहाड़ के रहने वाले विधायक जो हैं वो गैरसैंण जाना नहीं चाहते, कहते वहाँ ठंडा है अभी। और पहाड़ी राज्य कहते हम पहाड़ी राज्य हैं, और वहां जाने के लिए एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कह रहे हैं जी वहां जाना है, यहीं देहरादून में मीटिंग कर लो। और उसमें मसूरी के विधायक भी हैं। मसूरी की बराबर ठंड तो नहीं है, मसूरी की ठंड बर्दाश्त है, गैरसैंण की ठंड बर्दाश्त नहीं है, पौड़ी की ठंड बर्दाश्त है, लेकिन गैरसैंण की ठंड बर्दाश्त नहीं है ना। तो ये बड़े हास्यास्पद है। इसमें मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमने कैसे विधायकों को चुना है ना। और ऐसे ही 24 विधायकों की लिस्ट में अभी देख रहा था जिन्होंने कहा जी वहाँ ठंडा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ तो नेताओं की सोच पे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यार इन लोगों की क्या सोच है ना। और 24 विधायकों 70 में से 24 विधायकों ने कह दिया कि वहाँ ठंडा है, और बाकी के लोग मान गए कि वहाँ ठंडा है। अरे ठंड नहीं होगी पहाड़ में तो क्या होगा बताइए। तो मतलब मीटिंग की ही ना जाए, मीटिंगें रखी ना जाए वहाँ गैरसैंण में, और नाम मात्र का वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी है। तो काहे के लिए बनाई भाई ग्रीष्मकालीन, जब वहाँ लोगों ने जाना ही नहीं है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पहुंच जाते वहाँ तो ये सारे पीछे पीछे आते बिल्कुल है ना। लेकिन कमियां सब जगह, मुख्यमंत्री जाते, विधानसभा अध्यक्ष चले जाता, क्यों नहीं जा गए ये लोग? शायद इनको भी ठंड लग रही होगी है ना। क्या कपड़े, बिना कपड़े के जाने के लिए कौन कह रहा है भाई? आप इंग्लैंड जा सकते हैं है ना, ठंड में जो है स्विट्जरलैंड में जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड का आनंद ले सकते हैं बर्फ में है, लेकिन वहाँ गैरसैंण जा सकते हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद है उत्तराखंड में इस किस्म की। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ अखबारों में, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम कौन लोग हमारे प्रतिनिधि हैं बने हुए हैं, कौन लोग हैं। हाँ, अभी 2 मुद्दे उठाए आंदोलनकारियों ने, भू कानून का मुद्दा था, और एक जो था वो हमारा जो मूल निवास का था। 2 मुद्दे थे।
इन मुद्दों पे हमारे कोई भी प्रतिनिधि कुछ बोलने को राजी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा इस उत्तराखंड में जहां तुम राज कर रहे हो, इन लोगों के भविष्य का, इनके बच्चों के भविष्य का, लेकिन आपके कान में जूं नहीं रेंग रही और हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद बात है। इन मुद्दों पे ये खामोश हो जाते हैं नेता, है ना। तो अब ये किन मुद्दों पे ये जो है एक्टिव होंगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें ये खुल के आएंगे और खुल के बोलेंगे कि नहीं ये होना चाहिए भाई, हमारे राज्य के लोगों के भविष्य की बात। तो खैर ये सब चलता है, मैं तो पिछले बड़े लंबे समय से देखता आ रहा हूँ और यही मुझे लगता है कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिल रहा, आगे भी नहीं, पहले भी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक परिदृश्य में आपको उत्तराखंड का भविष्य कैसा दिखता है? मैं भविष्य भी बता तो दिया है ना। मसूरी पौड़ी के विधायक कह रहे हैं कि वहाँ ठंडा है। अब बताइए, पौड़ी के बराबर मसूरी के बराबर ठंडा कहाँ है? लेकिन उनको नहीं जाना है और बाकी उनसे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को और आपके अध्यक्ष जी को भी ये बात माननी पड़ रही है कि हाँ भाई वास्तव में ठंडा है, देहरादून में रहेंगे, है ना। वहाँ क्या बिजली नहीं है, वहाँ क्या हीटर नहीं है, वहाँ क्या नहीं, वहाँ भी सब कुछ। और सरकार चाहे तो लेकिन जब नहीं जाना है तो बहाना है ना। एक चीज और है जो उत्तराखंड जो सबसे ज्यादा झेल रहा है वो है पलायन। तो आपको थोड़ा सा आपके अनुभव के आधार पर मैं जानना चाहूंगी और लोग भी चाहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा लंबा समय से अनुभव है, तो क्यों ये पलायन है और क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद पलायन को हम कुछ हद तक कम कर सके। पलायन का जो है ना, पलायन के बारे में जो मैंने गीत बहुत लिखे हैं, बहुत पलायन पे ना बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ एक पक्षीय हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। लोग पलायन क्यों कर रहे हैं इस पर नहीं बात हो पाई। पलायन करने वालों को तो मैंने कहा है कि भाई वापस आओ, लेकिन वो पलायन क्यों गए, क्यों किया, अब वो बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। समझ कारण क्या? कारण यही था कि जब आप उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे वहां पे, उन्होंने एक लंबा जीवन कष्टों में बिता दिया इस उम्मीद में कि आज आएगी सड़क, कल आएगी सड़क, इस उम्मीद में कि आज आएंगे डॉक्टर, कल आएंगे डॉक्टर, इस उम्मीद में कि एक दिन यहाँ पे भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे पढ़ाई के, बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन जब वो नहीं हो रहा है तो फिर लोगों ने मजबूर होके उनको पहाड़ों से उतरना पड़ रहा है नीचे। तो पलायन तो सब जगह, आदमी अपने विकास के लिए, अपनी सुविधा के लिए, तो आदमी को सुविधा, क्योंकि जीवन हजारों साल का नहीं होता है जी। जीवन बहुत छोटा वक्त है जी। आपने जितना तकलीफें उठा ली उसके बाद अगर नहीं वहां पे डेवलपमेंट हो पा रहा है, नहीं ये चीजें इस्टेब्लिश हो पा रही हैं, तो फिर आदमी अगर सक्षम है तो वो फिर नीचे उतरता है और फिर मैदानी क्षेत्रों में जहां उसको अपने बच्चों का भविष्य ज्यादा उज्जवल लगता है वो वहां जाएगा। जहां उसे लगेगा उसके बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, डॉक्टर जरूरी है, ये फैसिलिटी मशीनें जरूरी हैं, तो वो वहां उतरेगा, जाएगा, है ना। तो वो उसे रोकना, कौन रोक सकता है उसको? वो लोग जो ऑलरेडी मैदानी क्षेत्रों में, वो कैसे रोकेंगे? नेता लोग जो पहाड़ों में मीटिंग करने भी नहीं जा रहे हैं, वो रोक पाएंगे? उनको कैसे रोक पाएंगे? जिन्हें ठंड लगी। एक ही तरीका है रोकने का कि आप वहां इतना डेवलपमेंट कर दीजिए कि लोगों को लगे कि यार वहां क्यों जाना है, यहाँ सारी फैसिलिटी। बिल्कुल सही है ना। कौन छोड़ना चाहता अपना घर? मैं पौड़ी आता जाता रहता हूँ, अपने घर आता जाता रहता हूँ। मेरे आज गैस कनेक्शन पौड़ी का है, मेरे बैंक का पौड़ी में ही है, मेरा घर पौड़ी में ही है, जैसे हम जाते महीने में एक आध चक्कर मारते हैं। लेकिन मैं डॉक्टरों के नजदीक रहना चाहता हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, और ऑपरेशन हुआ भी है। तो मेरे परिवार चाहता है कि हम डॉक्टर के नजदीक रहें। पौड़ी से यहाँ आते आते तो मुझे लगता नहीं कि आदमी यहाँ जिंदा पहुंचे। ये स्थितियां हैं। हर चीज, गीत कोई समाधान नहीं है किसी चीज का, गीत लिखना। और न मेरा ऐसा उद्देश्य है कि मुझे
इसी क्षेत्र में नेताओं के खिलाफ लिखता चले जाना है, इन्हीं के खिलाफ। ऐसा नहीं, मैं एक लोक गायक मानता हूँ, लोग भी मुझे लोक गायक मानते हैं। बिल्कुल। मैं लोक गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुँचता हूँ। जैसे आजकल के युवा जो है, आपने देखा होगा कि आपने भी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में भी कहा कि आजकल बहुत सुविधा हो गई है, तो बहुत कलाकार निकल कर आ रहे हैं, तो आपको कहीं लगा कि उसमें क्वालिटी भी गिर रही है थोड़ी सी? और नहीं, क्वालिटी ज्यादा की वजह से नहीं गिर रही, देखिए ना। हाँ जी तो क्वालिटी तो ये बच्चे जो हैं जी। अभी, एक बात से मैं बार बार कहता हूँ कि इनके जो गीतों के कंटेंट हैं, ये इन पे मेहनत नहीं हो रही है। जो टेबल वर्क है, जिसपे गीत पे सबसे ज्यादा मेहनत गीत पे होनी चाहिए, है ना, और सबसे कम मेहनत गीत पे हो रही है और बाकी सब। हालांकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके कंठ बहुत अच्छे हैं जी, है ना, तो वो सुरीले हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उनका जब कंटेंट सुनो तो वहां पे लगता है यार कि इसमें कहीं गीत वाली बात भी तो आनी चाहिए। और फिर एक ही पक्ष है उनके गीतों का कि जो लगातार ढकचक 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 ढकचक, बट वो सोचते हैं कि अगर किसी गाने में डांस नहीं तो वो गीत नहीं, बिल्कुल, है ना। और हम ठीक इसका उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं गीत तो वो हो जो आंसू निकाल दे, गीत तो वो हो जो गुदगुदी लगा दे, गीत तो वो हो जो आदमी को हंसा दे और आदमी उस गीत से चिपक जाए, है, उसे अपनी संपत्ति मान के कहे कि भाई ये गीत सुना यार, है ना, सोते समय, जागते समय, ट्रेवल करते समय उस गीत को गाए ना। हम ये मानते हैं, लेकिन वो ही मानते हैं कि जब तक ब्याह शादी में आप नाचे नहीं तब तक वो गीत ही नहीं है। तो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। देखिए, दिल पे असर शब्द करते हैं, ढकचक ढकचक ये तबला ढोलक नहीं करेंगे दिल पे असर। आदमी को रुलाएगा तो उस गीत के शब्द रुलाएंगे, आदमी को हंसाएगा तो उस गीत के शब्द करेंगे, हंसाएंगे, आदमी पे गुदगुदी लगाएगा, प्रेम की अनुभूति जगाएगा तो उस गीत के शब्द जगाएंगे, और उन शब्दों पे मेहनत नहीं हो रही, है ना। बस सीधे उठाया, अपना जो पट मिलाया और चले स्टूडियो में गालियां आने, और फिर अब आज जब तक आप भाव नहीं है आपके गीत में तो लोग जुड़ेंगे कैसे उससे, है ना। लेकिन आजकल मापदंड हो गए व्यूअर्स, अगर आपके मिलियंस व्यूअर्स हो गए हैं तो आपको लगता है आपका गीत सफल हो गया। ऐसी मान्यता हो गई है लोगों की, व्यूअर्स से गीत की क्वालिटी नहीं आप नाप सकते हैं। लेकिन जो आजकल बच्चे गा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, उन गीतों पे कितना, वो संपत्ति है हमारे समाज की, वो गीत हमारे समाज की संपत्ति है, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति की संपत्ति है वो। लेकिन आपके गीत कहाँ आ रहे हैं उसमें? कोई उठा रहा है आपके गीतों को कि भाई इसका यार अनुवाद करना है, ये तो बहुत वैसा गीत है, इसके अनुवाद अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, दूसरी भाषाओं में नहीं हो रहा ना। तो वजह यही है कि आप शब्दों पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप गीत पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो हर नए बच्चों से यही अनुरोध रहता है कि सबसे ज्यादा मेहनत में गीत पर करो। केवल स्टूडियो में जाने की, माइक पे जाने की जल्दबाजी मत दिखाओ, गीत पे मेहनत करो, और जब गीत फर्स्ट क्लास हो जाएगा तो फिर वो गीत कालजयी हो जाएगा। तो अब आजकल के बच्चे में उतावलापन ज्यादा है ना। और मैं जब कैसेट का जमाना था तो एक साल में एक कैसेट बनाता था, हाँ जी, है ना। आप देखिए, मैंने बहुत कम कैसेट होंगे, लेकिन मेरी हर कैसेट का गीत लोगों को पसंद आता। आपका पहला गाना भी आज उतना ही गाया जाता है। है ना। तो इसलिए कि मैं एक साल तक मेहनत करता रहता हूँ उन गीतों पे, और मुझसे 20-20, 25-25 साल बाद के आए हुए लोगों ने 80-80, 90-90, 100 कैसेट बना दी, बस फटाफट फटफट वहीं स्टूडियो में लिखे और डाल दी। तो ये मैं बार बार यही अनुरोध करता हूँ नई पीढ़ी के बच्चों से कि आप अपना कंटेंट मजबूत रखिए और गीत को में पूरी मेहनत करिए। गीत मेहनत चाहता है, मेहनत मांगता है। शब्दों, गढ़वाली शब्दों का भंडार होना चाहिए। हमारे टाइम में जब हमने शुरू किया था कोई डिक्शनरी नहीं थी,
आज 4-5 डिक्शनरी हो गई हैं हिंदी और गढ़वाली की, है ना। तो अभी इन डिक्शनरी का फायदा उठाइए, लेकिन कलाकारों के पास डिक्शनरी खरीदने के पैसे नहीं है क्या, है ना। आप डिक्शनरी खरीदिए, कहीं शब्द उलझता है, कहीं रुकता है, अटकता है, तो आप डिक्शनरी देखिए, आपके लिए तो ये सुविधा भी हो गई है, हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे कहाँ तक ये लोग ले जा पाते हैं, हमारा तो समय निकल गया। लेकिन मेन बात जो है, जो आने वाले ये बच्चे हैं, भविष्य, हमें चिंता इनकी है कि इनकी रचनाएं, है ना, इनकी रचनाओं में दम होना चाहिए, इनकी रचना ऐसी, क्योंकि देखिए लोगों का भी, श्रोताओं का भी IQ बढ़ रहा है। बिल्कुल। हमारे जमाने में तो चलो 50% अनपढ़ लोग रहे होंगे, तो 50% ही पढ़े लिखे लोग थे। उनकी सोच, उनकी समझ की अपना एक सीमा थी। आज तो आपके जो है 80% लोग पढ़े लिखे हैं जो आपके गीत सुन रहे हैं, तो उस गीत के प्रति उन लोगों का नजरिया भी बदलेगा। पुराने लोगों का नजरिया और था, आज के लोगों का नजरिया और था। आज के लोग हिंदी के और अंग्रेजी के पोइट्स को भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के देश के अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के लोग गायकों को भी सुन रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध है सोशल मीडिया में, उनको भी देख रहे हैं, फिर वो तोल रहे हैं अपने लोक साहित्य को, और बाहर के लोक साहित्य को भी वो तोल रहे हैं, देख रहे हैं। भाई हम सब बच्चों से यही अनुरोध करते रहते हैं कि अपना कंटेंट मजबूत करो, जो भी आप लिख रहे हैं एक मर्यादा के अंदर लिखें और बेहतर लिखें, अच्छा लिखें। शब्द नहीं है बच्चों के पास घरवाली के, जी, है ना। तो अब शब्द आएंगे कहाँ, बुजुर्गों के पास हम बैठते नहीं है, शब्द तो वहाँ है जी, है ना। और हमारे जो है ये, जैसे मैंने कहा, किताबें कोई पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल किताबों की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। हमने तो वहीं से शुरुआत की, पहले किताबें पढ़ी। यहाँ देहरादून आता था मैं किताबें लेने के लिए घरवाली की, है ना। तो यहाँ पे ये उसमें पलटन बाजार में होती थी एक दुकान जिसमें सारी घरवाल से संबंधित किताबें होती थी, किनारे एक लगता था। हाँ, एक लगता था। अब वो नहीं है, अब नहीं है वो, अब नहीं है वो। लेकिन अब किताबें उपलब्ध है, प्रकाशकों के पास उपलब्ध है, आप मंगाइए, पढ़िए। पढ़ने का शौक नहीं है, केवल गाने का शौक है, तो वो तो भाई अगर आपको कंटिन्यू करना है इसमें, तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो वो जब पढ़िए, ज्यादा 100 किताबें पढ़िए और फिर जाके भैया एक गीत लिखिए। तो कैसे नहीं वो गीत जो है मील का पत्थर बनेगा। इतने शब्दों से आप गुजरे हैं, इतना शब्दों से आप वो किए हैं आपने, तो आपके गीत में भी वो दमखम आएगा जरूर। आपके पास आते हैं कुछ नए बच्चे ऐसे, अगर किसी को कुछ लिखना होता है या कुछ, कभी ऐसा होता है कि आप? अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी तक तो एक आध बच्चा है जो अपने वो लेके आ जाता है, एक आध लड़का है, तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि लेकिन जैसा कि होना चाहिए था, मेरा फायदा उठाना चाहिए था। कोई गीत लिख के लाए और मुझे दिखाए तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा इसका उल्टा होता है। गीत लिख के, गा के, रिकॉर्ड करने के बाद तब मुझे सुनाने के लिए आते हैं, तो मैं वाह करता हूँ भाई, जब तुमने क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं, यही बात, जब रिकॉर्ड हो चुका, गीत तुम लिख चुके, उसमें क्या सुधार हो सकता है उसकी तुमने परवाह नहीं की। उस समय लाना चाहिए था। जो मैंने एक गीत लिखा है इसमें देखिए, तो मैं उसमें अपनी क्षमता के अनुसार उसमें संशोधन कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन अब आप सुनाने के लिए लाए हैं तो मैं वाहवाही कर सकता हूँ, अब क्या हो सकता है उसमें, रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन मेरी एक कमजोरी है, मैं कभी भी किसी पुरस्कार के लिए अर्जी नहीं देता। सेवा में श्रीमान मुझे जो है सम्मानित किया जाए, मुझे पुरस्कार दिए जाए, है ना, मैंने ये किया है, तो वो मैं अपनी इंसल्ट समझता हूँ। और मैं कह रहा हूँ हर कलाकार की वो बेइज्जती है। मांगना, सम्मान मांगना तो कलाकार की बेइज्जती है। आप अपने कला से अगर सम्मान अर्जित नहीं कर सके समाज का, और फिर मांग के आप सम्मान अर्जित कर रहे हैं, तो ये उसकी बेइज्जती है। तो मैं वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करता, है ना। और मैंने ना कभी अप्लाई किया है। मुझे जो कुछ दिया है समाज ने दिया है, जो मान सम्मान समाज ने दिया है, मैं समाज का ऋणी हूँ, और इसीलिए इस उम्र में भी जैसे तैसे
उनका मनोरंजन कर ही रहा हूँ, चाहे थोड़ा विलम्ब से कर पाता हूँ, जल्दी जल्दी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो समाज ने मुझे सम्मान दिया है उसको लौटाना है ही जीवन पर्यंत। नहीं बिल्कुल, तो मैं गीती है मेरे पास, मैं उन्हीं के माध्यम से उनको लौटाता हूँ कि वह हाथ में। नहीं लेकिन वो बात मतलब जिसने भी शायद देखी हो, मुझे लगता ऐसा लगा कि उन्होंने सारे उत्तराखंड के वासियों के दिल की बात जैसे उत्तराखंड के लोगों के हाथ में जो था वो तो उन्होंने दिया मुझे। देखिए देहरादून में ही अभी कितने साल हुए मुझे यहाँ आए हुए, है ना। बिल्कुल। तो ये दिया और पौड़ी भरा पड़ा है मेरा वहाँ। तो मैंने कहा यार यहाँ सोने के लिए जगह नहीं है इतना, ये कहाँ रखूँ मैं इतनी चीजें, इतने साल पौड़ी में जो लोगों ने दिए हैं सम्मान है, तो वो तो बहुत ज्यादा है। तो बाकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये सम्मान तो ऐसी चीज है ना, इनकी जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम अप्लाई का है। अप्लाई करो तो जैसे मकान चाहिए आपको, मकान के लिए अप्लाई करिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपको मकान मिल जाएगा, है ना। पेंशन के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के लिए अर्जी लिखिए तो आपको विधवा पेंशन मिल जाएगी। वैसे इन्होंने इसको भी बना दिया है कि आप अप्लाई करो और आपने क्या क्या किया है वो जोड़ते चले जाओ, इसमें किया ना किया जैसा भी है, लेकिन इसको भर के आप भेज दीजिए, उसमें हो सकता है। लेकिन होना ये चाहिए कि जिस समाज के लिए आपको कोई व्यक्ति काम कर रहा है उस समाज से जाके पूछिए। होता ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ गाँव में जाते तो मैंने नहीं देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि वहाँ ढूंढेगी कौन भाई इसमें है क्या है, वो भी किसी और से मांग लेता है, किसी पटवारी से, तहसीलदार से, किसी से आवाज भेजा। तो ये सिस्टम जब तक चलेगा ना तब तक जो लोग मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं ले सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि सरकार तो ये भी जानती है कि भाई ये सरकारों के खिलाफ जो है उनकी नीतियों की आलोचना भी कर देता है कभी कभी, तो वो भी जो है ऐसे आदमी को क्यों पुरस्कृत करेंगे, कहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं लेकिन ये तो जन भावनाएं हैं। जन भावनाएं कौन देखता है? जन भावनाएं कौन देखता है? क्योंकि अगर वो सरकार तो ये देखती है कि हमारे पक्ष के लोग कौन कौन है, उनको सम्मानित किया जाए। अभी आपने देखा नहीं ये तीलू रोतेली पुरस्कार, हाँ, बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देते हैं, कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, मतलब सम्मान के लायक वही है जो पार्टी का कार्यकर्ता। तो जब ऐसी नीतियां चलेंगी तो जो लोग, जो महिलाएं बेचारी गांव में बाप के साथ संघर्ष कर रही हैं, बिल्कुल, है ना, जो दारू की अनैतिक दारू की भट्टियां तोड़ रही हैं और उन पे मुकदमे चल रहे हैं, वो है तीलू रोतेली। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी तीलू रोतेली है। तीलू रोतेली का सम्मान उनको मिलना चाहिए जो इन बुराइयों से लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, अपने जंगल बचा रही हैं। तो ये नीतियां होनी चाहिए जो नजर नहीं आए। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपका जो गायन वाला क्षेत्र है, जो आपकी लेखनी है, बड़ी समृद्ध है। आपने हर क्षेत्र को कवर किया है। आपने बसंत को, मौसम को, उत्तराखंड के मौसम, उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, भावनाएं, विदेश में रहने वाला पति और पहाड़ों में रहे, तो कोई चीज शायद अभी भी कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी लगता हो कि इसमें मुझे काम करना है, या कुछ ऐसे कुछ पॉइंट? नहीं, विषय की कमी नहीं है, विषय तो बहुत सारे हैं। अब देखिए जैसे श्रृंगार के गीत मैंने बहुत लिखे हैं, लेकिन उनके एंगल अलग अलग है। श्रृंगार के भी अलग, एक ही एंगल नहीं मिलेगा आपको हर गीत में, हर गीत का एंगल आपको अलग अलग मिलेगा। कोई भी गीत हो, खुदेड़ गीत है, खुदेड़ गीत में भी आपको अलग अलग एंगल के कई गीत मिल जाएंगे। तो ये आपका विजन क्या है किसी गीत के बारे में, आप इस गीत को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में लिखना चाहते हैं, इससे पहले आप किस एंगल से गीत लिख चुके हैं, इसके बाद के किस एंगल का गीत लिखेंगे, आप उसको किस एंगल से देखेंगे, किस कोण से देखेंगे, तो आपको फिर उसमें विविधता नजर आएगी हर गीत में। चाहे वो प्रेम गीत ही है, प्रेम गीत में भी आपके अलग अलग एंगल होने चाहिए। अगर आप मेरे प्रेम गीतों को सुनेंगे तो उसमें भी आपको बिल्कुल डिफरेंट वो मिलेगा।
और वो करना जरूरी है, तभी लोगों को कुछ नयापन लगेगा। नहीं तो लगेगा ये तो वही गीत हो गया, ये तो वही गीत है, जैसे आजकल बहुत सारे लड़के कर रहे हैं। जो गीत लोगों ने सुन रखे हैं, घर में गुनगुनाते हैं, वो उसको कुछ और ही ढंग से गा देते हैं उसी गीत को। काफी तो आप ही के रिमेक मतलब तो मैं वही कह रहा हूँ कि चलो आपने एक शुरुआत कर दी, लेकिन उसको उसके बाद छोड़ो, कुछ नया करो। कॉन्फिडेंस की कमी है कि नया लिखेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, 3 बार। आप लगातार रहो ना, इसमें कोई रातों रात तो कोई कलाकार नहीं बनता। आप लगातार जो है उसमें सोशल मीडिया में डालते रहिए, लोगों के बीच में जाते रहिए, धीरे धीरे लोगों को उस आवाज की आदत पड़ जाती है। तो ये बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि अब कुछ नई चीजें लाएं, नयापन लाएं, उनमें नए गीत बनाएं, नए विषय हैं उन पे लिखें। केवल एक लड़की 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 लड़का लड़की लड़का इसी को छोड़िए, आप कुछ नयापन लाइए, कुछ दूसरे लोगों पे भी गीत लिखिए, है ना। जीवन केवल ये 15-25 ही नहीं है ना, उससे पहले भी तो जीवन है। एक किशोर की भावनाएं भी तो डाल सकते हैं आप, एक बच्चे की भावनाएं डाल सकते हैं, वे भी गीत बन सकते हैं। एक प्रौढ़ बन सकता है के जीवन में बन सकते हैं, एक विधवा के जीवन पे भी बनाया जा सकता है, एक गीत बुजुर्ग पे भी बनाया जा सकता है। मैंने तो बूढ़ों, जब मैं जवान था मैंने बूढ़ों पे गीत लिखे हैं तो भाई वो भी तो जीवन है, उसको आप केवल, लेकिन उन्होंने गीत का विषय जो है 15 और 25 तक सीमित कर दिया, बस इसी में गीत होंगे जी। और बाकी जो इतना लंबा जीवन है इसमें इस पे कोई थोड़ा सा अगर आपने इतने गीत लिखे और हर गीत आपका पसंद है, आपका कोई ऐसा गीत है जो आपको पसंद हो और उसकी 2 पंक्तियां अगर आपको मिला दे? अगर मैं पसंद नहीं करता तो मैं गाता क्यों? नहीं, कोई एक कुछ होता है। मैं तो गीत को तभी करता हूँ जब मुझे वो गीत इस लायक बन जाता है कि मैं इसे स्टूडियो में लाके रिकॉर्ड कर सकूं। कोई 2 पंक्तियां जो आपको पसंद हो और आप गाना चाहें, मतलब तो आप 2 पंक्तियां ना गाएं तो अधूरा लगेगा मुझे। हाँ, तो मैंने अभी एक गाना डाला है उसमें, यख पहाड़ू माँ जड़ू है भारी, यख पहाड़ू माँ जड़ू है भारी, मैं न चारे के भगी 4-6 में न भगी, भावर जयोला भावर जयोला, तुम्हारी माया यूंद क्या उमर भी, यखी कटी जाली सुआ यखी रे झूला सुआ, भावर निजोला भावर निजोला, यख पहाड़ू माँ। आपकी आवाज में जो एक, मतलब मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, जो मिठास है, जो खिंचाव है, आज तक किसी की इतनी हमने सुने हैं बट वो बात नहीं है। और जो शब्दों का गढ़वाली जो शब्द है आपकी, जो समृद्ध है आपके। और एक जो मुझे गाना बहुत ही पसंद है उत्तराखंड से लेके, जिसमें आपने एक बहुत पहले का गाना है और बहुत सुनते भी हम लोग, वैसे तो सभी सुनते हैं, अगर थोड़ा सा, मतलब वो मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बहुत पसंद है। पहाड़ों में जो बसंत की रौनक होती उस पर था ये कि मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलू, बसंत ऋतु मांझे, बसंत ऋतु मांझे, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलू, बसंत ऋतु मांझे, बसंत ऋतु मांझे।
का फूल जब बनाग लगाना होला, बीटा पाखों थे फ्योली का फूल पिंगला रंग मां रंगाना होला, लैया पैया गुइरान फूलूना, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु मां जय। तो सर, भविष्य के लिए कोई योजना है आपके पास या कुछ ऐसी जिस पर आप काम करना चाहें? तो वर्तमान भी भविष्य भी सब बराबर है। नहीं, फिर भी हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा जितना करना था काफी काम कर लिया है इस उम्र तक भी, तो अब भविष्य तो बचा हुआ नहीं है ना। फिर भी कभी कभी जो है मन करता है तो इक्का दुक्का कभी साल 6 महीने में आ जाता है दिमाग में, तो बना लेता हूँ। और तो अब तो धीरे धीरे गला भी साथ छोड़ रहा है, तो कोशिश रहती है किसी तरह से, जब तक लोगों की इच्छा है सुनने की तो करता हूँ। जरा स्पीड कम है, लेकिन ऐसा नहीं मैं फील्ड से भागा नहीं हूँ, अभी फील्ड में ही हूँ, धीरे धीरे चल रहा। और एक वैसे तो खैर ये कभी ना खत्म वाला है, लेकिन समय की अपनी महत्ता है। हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को खासतौर पे कुछ संदेश अगर आप अपना अनुभवों के आधार पर आप देना चाहें। संदेश उपदेश तो लोग अपने माँ बाप का नहीं मान रहे हैं, मेरा क्या सुनेंगे, है ना। लेकिन मैं कलाकार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो गीत संगीत के जो कल्चर है हमारा, ये आगे बढ़े, और ये आगे तभी बढ़ेगा जब युवाओं के कंधे पे इसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। और वो क्योंकि हर फील्ड में कोई भी चीज़ आगे तभी बढ़ सकती है जब युवा उसे अपनाए। और इस समय सौभाग्य से इस क्षेत्र में बहुत सारे युवा आ गए हैं, और गढ़वाल कुमाऊं में, और वो लगे हुए हैं इसको आगे बढ़ाने में। और बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां हमें नज़र आती हैं, तो वो कंटेंट वाली बात जो हम बोल रहे हैं बार बार, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि एक तो गढ़वाली शब्दों का, गढ़वाली कुमाऊनी हूँ, उन शब्दों को का संग्रह होना चाहिए। और कोई भी लेखक हो, कवि हो, उसके दिमाग में एक डिक्शनरी होनी चाहिए अपने लोक भाषा के शब्दों की, तो वो लेके, और वो आपको आज सौभाग्य से, बच्चों के सौभाग्य से यहाँ पे 2-3 डिक्शनरियाँ बन चुकी हैं गढ़वाली, उसकी हिंदी गढ़वाली, तो आप उनकी मदद लेके शब्दों से आप बैठ जाइए, एक बार डिक्शनरी लेके उनके शब्दों को ढूंढिए। बहुत सारे शब्द वहीं पे आपको गीतों के भी विषय मिल जाते हैं, शब्दों से, एक शब्द से गीत बन सकता है ना जी। तो वो अगर ये लोग करें, गाँव में जाएं, गाँव के टच में रहें, गाँव में जाते रहें, बुजुर्गों से बात करते रहें, तो यही है, वहीं से विषय भी मिलते हैं, वहीं से उनको शब्द भी मिलते हैं गढ़वाली के, वहीं से मिलेंगे। तो उन शब्दों से गुंथा हुआ जब कोई गीत वो प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों का उस पर ध्यान आकर्षित होगा, और ये नए बच्चे भी तो ऐसे कालजयी रचनाएं दे पाएंगे और लोगों का सम्मान अर्जित करेंगे। मुझे तो लोगों ने जो भी मान सम्मान दिया है, इसी वजह से दिया है कि वो शब्द उनके दिल में बैठे हैं, और मैंने प्रयास भी किया कि ऐसे शब्द हों, ऐसी रचनाएं हों जो लोगों को दिल तक झकझोर दे। तो वो प्रयास मैंने किया, वही मैं नई पीढ़ी के बच्चों को बताता हूँ कि अपने कंटेंट को ठीक रखें, अपने शब्दों को बिल्कुल उसमें रखें। एकदम से वो गढ़वाली शब्द में मिला तो हिंदी का शब्द डाल देते हैं। आप ढूंढिए, लोगों से पूछिए, बुजुर्ग लोगों से पूछिए, तो सही शब्द मिलेगा। तो हमारी लोक भाषा का साहित्य भी समृद्ध होगा,
आप दो काम एक साथ करेंगे कि हमारा साहित्य जो है वो भी समृद्ध होगा, कि लोक भाषा का साहित्य में भी आप सेवा कर रहे हैं और गीत तो आप गा ही रहे हैं। तो यही संदेश मेरा नए बच्चों के लिए है। बाकी अच्छा है भविष्य लोक संगीत का, और लोक भाषा के गीत संगीत का भविष्य भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जो सोशल मीडिया में कभी देख लेता हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अब आगे आ गए। तो नेगी जी मतलब मैं तो गुरु जी हैं आप तो हमारे लिए, और आपका जो आशीर्वाद आज मिला है उसके लिए तो मैं आपकी तहे दिल से आपको धन्यवाद, तो खैर बहुत छोटा शब्द है, बट आपका आशीर्वाद ऐसा ही हम पे बना रहे। आप मतलब भी बड़ा काम कर रही हैं। जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग उसमें, उनको आप लाइमलाइट में ला रहे हैं, लोगों का समाज का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, और फिर वो अपने काम करने में उनको सहूलियतें होगी, लोग जुड़ेंगे उनसे भी, उनके जो सामाजिक कार्य हैं उससे जुड़ेंगे, और तो ये भी बहुत अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है। तो आप भी समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपको, और ये आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे, हम तो ऐसा ही चाहेंगे। और कभी आगे भी आपसे ऐसी मुलाकातें होती रहे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी, और आपको स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ समृद्ध, आपको उम्र भी अच्छी दे, लंबी दे, खूब दे, और आप स्वस्थ रहे। और इसी के साथ आपको आज की हमारी जो ये मुलाकात थी, हमारे आदरणीय, हमारे गणित रत्न, जिनके हाथों में सम्मान भी जाकर सम्मानित हो जाता है, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद हमें ऐसा ही देते रहिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।